तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम आप सभी लोगों को सेलों का संयोग पढ़ा रहे हैं। और सेलों के संयोग के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन बता दिया था। मैं आपको समांतर क्रम संयोजन बता रहा था, आप देख पा रहे हो भी पिछली क्लास का सभी लिखा हुआ है। और समांतर क्रम संयोजन में मैंने आपको एक स्थिति बताई थी जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर हो, ठीक है, तब आपको प्रबल धारा किस कंडीशन में मिलेगी, जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो। और जब अगर बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होगा तो धारा जो होगी वो एक सेल के बराबर प्रवाहित होगी। ये मैंने आपको बताया था। हमने कहा था इसके बाद जो दूसरी वाली स्थिति है, जब इन सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध एक समान ना होकर के अलग अलग हो, ठीक है, तब आपको प्रवाहित धारा की गणना करना है, उसकी स्थिति की गणना करना है। तो चलिए भाई, हम इतना तो आप लोगों को पढ़ा दिए थे। क्लास अगर आपको देखना है तो भैया क्लास देखिए, हमने आप लोगों को अपलोड कर दी है, आप सभी लोग देख सकते हो, हमारे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, ठीक है। लिंक भी मैंने दे देता हूँ क्लास के नीचे, आप वहाँ से देख लिया करें। तो चलिए भाई, आज हम सेलों के संयोजन की दूसरी क्लास देखते हैं। और दूसरी क्लास में जो समांतर क्रम संयोजन था, इसकी दूसरी स्थिति को पढ़ते हैं। तो दूसरी स्थिति क्या थी, जब सेलों का, ठीक है, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो। आंतरिक प्रतिरोध किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से, अलग अलग हो। ये भैया आपकी दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ पर जो हमने सेल जोड़ा, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका E2, इसका E3, आंतरिक प्रतिरोध R1 है ना पहले सेल का, और दूसरे का R2 और तीसरे का R3। इस तरीके से N सेलें जुड़ी हुई हैं। और ये आपका जो बाह्य प्रतिरोध है वो आपका वही कैपिटल R है, और ये कुंजी आपकी लगी हुई है, ठीक है। विशेष कुछ नहीं, बस यही बदला हुआ है कि जो सेल थे इनका जो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध है ये बदल दिया गया है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आप क्या करना, देखिए, अगर इसका विद्युत वाहक बल इस सेल का बदल दिया गया तो इसकी जो धारा होगी वो आपकी अलग होगी I1, इसकी धारा I2 होगी, इसकी धारा कितनी होगी I3 होगी, और ये तीनों धाराएं इस संधि पर आएंगी तो मिलेंगी। तो यहाँ पर जो टोटल धारा बहेगी I, वो इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगी कि नहीं होगी, तो आप कहेंगे जी बराबर होगी। ये I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल धारा इस बाह्य प्रतिरोध में जाएगी, ओके। अब हम करेंगे क्या, देखिए, ये सारे सेल हमारे जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ओके। तो हम ये जानते हो सभी का विद्युत वाहक बल भी अलग अलग है, आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है और धारा भी आपको दी हुई है। तो आप पहले सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकाल लीजिए, टर्मिनल विभवांतर। इस वाले सेल के सिरों के बीच भी आप टर्मिनल विभवांतर निकाल लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी सेलों के बीच जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो तो बराबर होगा क्योंकि समांतर क्रम में है। तो हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे पहले सेल के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर। क्या निकालेंगे भाई, टर्मिनल विभवांतर। बहुत ध्यान समझना, एकदम आसान शब्दों में आपको बता देंगे। तो हम पहला जो आपका सेल है इसके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर निकाल लेते हैं, और टर्मिनल विभवांतर को हम लिखेंगे भाई V से। हमने कहा विभवांतर सबका सेम होगा क्योंकि सब समांतर क्रम में है। और प्रयास कीजिए कि यहाँ पर सेल आप 2 ले लीजिए, ठीक है। अभी 2 लेकर के कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और बाद में N सेल मान करके उस फार्मूले को आगे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी 2 सेल लेकर के निकाल रहे हैं और बाद में फार्मूला हम N सेलों के लिए ही निकालेंगे, चाहे जितनी सेल लगी हो, ओके। तो विभवांतर हमने बताया था E माइनस का IR होता है। टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल और धारा में ही तो संबंध होता है। तो अगर हम पहले सेल के बीच टर्मिनल विभवांतर निकाल रहे हैं, हमने कहा विभवांतर सबका सेम होगा, कारण क्योंकि समांतर क्रम में, लेकिन विद्युत वाहक बल अलग है, इसका E1 है ना। अच्छा, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है R1 पहले सेल में, और धारा कितनी बह रही I1, ओके। इसको समीकरण आप एक मान सकते हो। तथा इसी तरीके से जो दूसरा सेल है, इस दूसरे सेल का विभवांतर निकालोगे तो विभवांतर तो वही रहेगा, ये हो जाएगा E2 माइनस का I2 R2 है ना। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में R1 है, इसको R2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में R2, इसको R1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणे R2 प्लस समीकरण 2 गुणे R1। समीकरण 2 में R1 से और समीकरण 1 में R2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो चलिए इसमें हम गुणा करते हैं भैया। तो ये हो जाएगा V समीकरण 1 में R2 से, V R2 बराबर E1 R2 माइनस का I1 R1 R2। समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, R1 से। V R1 बराबर
E2R1 माइनस I2R1 R2। अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे भाई? जोड़ देंगे यानी प्लस कर देंगे। तो इन दोनों में कॉमन v मिलेगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। E1 R2 है आपका और प्लस E2R1। ओके, अच्छा इन दोनों में माइनस कॉमन मिल जाएगा और साथ ही में R1 R2 भी कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट में I1 प्लस I2 बच जाएगा। तो इस तरीके से मैंने समीकरण 1 में R2 से समीकरण 2 में R1 से गुणा करके जोड़ दिया। ओके, अब यहाँ से अगर हम देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत आसान करने वाले हैं। यहाँ से जब आप v की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये जो R1 R2 गुणे में है ये इन दोनों के बटे में जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, इसके बटे में भी R1 प्लस R2 आ जाएगा। क्लियर? और ये R1 प्लस R2 इसके बटे में भी आ जाएगा। तो माइनस R1 R2 I1 प्लस I2 और बटे में कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये इसी समीकरण, जो मैंने ये समीकरण लिखी इसी समीकरण की तरीके की है। ठीक है, इसकी तुलना कर लेंगे। कि तुलना हम किस समीकरण से कर लेंगे? v बराबर e माइनस आई आर से। जब v बराबर e माइनस आर से तुलना करेंगे तो e के स्थान पर ये वैल्यू है, तो जो इन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल आ जाएगा वो आपका आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2। हमको अगर धारा निकालनी, परिपथ की कुल धारा, ठीक है, तो कुल धारा निकालने के लिए हमें कुल विद्युत वाहक बल चाहिए और क्या चाहिए? हमें कुल प्रतिरोध चाहिए। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए पहले कुल आंतरिक प्रतिरोध, उसके बाद बाह्य प्रतिरोध जोड़ करके कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो हमें कुल विद्युत वाहक बल प्राप्त हो चुका है इस समीकरण से तुलना करने पर, और R के स्थान पर भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तथा जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध इन दोनों सेलों का, सेलें तो n जुड़ी हुई है, भी बाद में वो कर लेंगे। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा? R1 R2 और बटे में कितना? R1 प्लस R2। ये कुल आंतरिक प्रतिरोध हो चुका है। हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध है ना, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो बाह्य प्रतिरोध R है और आंतरिक प्रतिरोध इतना आया हुआ है, तो कैपिटल R प्लस आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। ये परिपथ का भैया कुल प्रतिरोध हो गया। ठीक, ये परिपथ का क्या होगा भाई? कुल प्रतिरोध हो गया। अब हमको क्या चाहिए? धारा चाहिए। तो धारा निकालने के लिए कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। ओके, उसके बाद कंडीशन स्थिति निकाल लेंगे। इसका भैया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका रब जरूर हमें करना पड़ेगा, बिना रब करें तो काम चलने वाला है नहीं। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। लिखेंगे तब परिपथ की कुल धारा, परिपथ के क्या निकालेंगे? कुल धारा। तो कुल धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल कितना है? तो आप कहेंगे E1 R2 प्लस का E2 R1 और बटे में कितना है आपका? आप कहेंगे R1 प्लस R2, है ना। तो ये मैंने I बराबर निकाला कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना है? तो आप कहेंगे R प्लस R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। ठीक, स्क्रीन को थोड़ा तिरछा करके आप देखा करिए। तो ये I बराबर हो जाएगा E1 कितना हो जाएगा? ऊपर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। और यहाँ नीचे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो R ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और प्लस का R1 R2 और पूरे के बटे में R1 प्लस R2। बताओ ये चीज़ कैंसिल होगी कि नहीं? आप कहेंगे जी कैंसिल होगी। तो I बराबर आपका बचेगा कितना? आपका बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 और पूरे के बटे में आपका बचेगा R1 R2 प्लस का, इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस का R ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये आपको धारा की वैल्यू मिल गई। इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे जिससे हम n सेलों के लिए लिख सके। अभी 2 सेलों के लिए हमने निकाल लिया है कुल धारा, अब n सेलों के लिए निकालना है। तो n सेलों के लिए निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा रूप बदल देंगे जिससे n सेलों के लिए हम आसानी के साथ लिख सके, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, अंश और हर में हम R1 R2 से भाग कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे अंश व हर में R1 R2 से
भाग देने पर, क्या देने पर भाई, भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं तो ये हो जाएगा I बराबर, जब इसको R1 R2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा E1 बटे में, R1 R2 से भाग देंगे, R2 से R2 कैंसिल, ये R1 बचेगा। अच्छा इसको R1 R2 से भाग देंगे तो ये बचेगा E2 बटे में R2 बचेगा, पूरे बटे में आ जाओ, ठीक, R1 से R1 कैंसिल है ना, I बराबर, ऐसा थोड़ा दूर लिख लीजिएगा। अच्छा इसको R1 R2 से भाग दोगे तो ये 1 बचेगा, प्लस इसको R1 R2 से भाग दोगे तो ये R ब्रैकेट में 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 इस तरीके से बचेगा। अब ये जो धारा का व्यंजक आया है ये दो सेलों के लिए आया है, सेलों की संख्या n हो, लिखेंगे यदि सेलों की संख्या n हो तो ये सूत्र क्या बनेगा, आप खुद देख लो, तो ये सूत्र बनेगा I बराबर, ये E1 बटे R1 पहले सेल की बात हुई, ये E2 बटे R2 दूसरे सेल की बात हुई, इसी तरीके से n सेल होंगे तो ये En बटे में Rn हो जाएगा, ऊपर नीचे आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस R, ये पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 1 बटे R1 और ये दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 1 बटे R2, इसी तरीके से n बटे कितना, सॉरी 1 बटे कितना हो जाएगा Rn हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया धारा का व्यंजक। ओके, जब प्रतिरोध समांतर क्या कहते हैं, सेल समांतर क्रम में जुड़े हों और सबका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, सेलों की संख्या n हो, तो उस स्थिति में धारा का व्यंजक हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। बताइए भाई, मिलेगा ना, आप कहेंगे जी मिलेगा। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लीजिए भाई। तो भैया अब इसे हम रफ करेंगे और हमारा सेलों के संयोग में एक और बचता है मिश्रित क्रम संयोजन, है ना। तो ये समांतर की मतलब 2 स्थितियां बताई थी, तीसरी स्थिति थी वो मैंने आपको बता दिया। अब सेलों के संयोग में एक तीसरा संयोजन बचता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग लगा लें, मिश्रित क्रम संयोजन तीसरा आपका है, ठीक है। और बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझना है, क्लास को समय दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। अच्छा, मिश्रित क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं इसको बता देते हैं। जैसे भी श्रेणी में क्या करते थे, ये सेल लिया हमने, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, फिर दूसरा सेल लिया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, इसी तरीके से n सेल ले लेते थे। कितने सेल ले लिए, n सेल ले लिया और उनको श्रेणी में जोड़ दिया, इसी तरीके से इसको भी ले लिया, ठीक, फिर ले लिया एक सेल। इस तरीके से कई लाइनें, समझ पा रहे हो मेरी बात को, सीरीज में कई सारे n सेलों को ले करके हमने इनको आपस में समांतर क्रम में कनेक्ट कर दिया। मेरी बात को समझ में आ रही, सारे कई n सेलों को लेकर के पहले सीरीज में जोड़ा और सीरीज में जोड़ने के बाद सारी सीरीजों को m पंक्तियों में, m पंक्तियाँ, कितनी पंक्तियाँ भाई, m पंक्तियाँ हैं, n सेल थे श्रेणी क्रम में, ठीक, सबका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R था। बात पल्ले पड़ रही मेरी बात, अभी पल्ले पड़ेगी, टेंशन न लो, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध R। तो पहले मैंने n सेलों को लिया श्रेणी क्रम में और फिर सभी को m पंक्तियों में हमने क्या किया भैया, m पंक्तियों में समांतर क्रम में जोड़ दिया और फिर क्या किया, इसको ला करके बाह्य प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिया और इसको कुंजी से कनेक्ट करते हुए हमने जो है ये दूसरा वाला जो तार था इसको बाह्य प्रतिरोध के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया। ये जो संयोजन होता है ये सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन होता है। तो मिश्रित क्रम संयोजन में आपको क्या लिखना है कि इसमें पहले कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में लेकर के फिर उन सभी को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। सेलों का यह संयोजन मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। हमें उम्मीद है कि इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा हम स्याही डाल लेते हैं और मिश्रित क्रम संयोजन में हम कुल धारा का व्यंजक निकालेंगे, किस स्थिति में धारा हमको मैक्सिमम मिलती है ये चीज़ भी फाइंड करेंगे। ओके, तो अगर हमें धारा निकालनी होती तो मैंने बता दिया है, सेल का पहले कुल विद्युत वाहक बल निकालिएगा, कुल आपको प्रतिरोध निकालना होगा, फिर धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध लगा देना है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले कुल विद्युत वाहक बल, चलिए यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कुल विद्युत वाहक बल। अब आप सभी लोग बताइएगा मुझे, अगर हम देखें n सेलें हमारी जुड़ी हुई हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, तो अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल
ई है, दूसरे सेल का ई है। इसी तरीके से एन सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, एन ई होगा। और एन ई को समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल बराबर होता है। अगर ऊपर वाली पूरी सीरीज का विद्युत वाहक बल एन ई है तो नीचे वाले का एन ई होगा, इसका भी एन ई होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो विद्युत वाहक बल होगा वो आपका एन इंटू में ई होगा। ओके, अच्छा कुल हम परिपथ का निकालेंगे। कुल परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, बहुत ध्यान समझिएगा। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध R1 हो तो ध्यान दीजिएगा, R1 हो तो हम देखिए यहाँ पर देखेंगे तो जो आंतरिक प्रतिरोध है ये सारे हैं आपके श्रेणी क्रम में। जैसे इसमें देखिए ये वाले आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो इनका जो कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा वो NR होगा। इनका कितना होगा, NR होगा। इनका कितना होगा, NR होगा। इस तरीके से M पंक्ति है। अब ये NR ये सब समांतर क्रम में ले गए तो जब इनका हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R1 बराबर समांतर क्रम वाला सूत्र लगा देंगे। 1/R1 की वैल्यू भी NR और R2 की वैल्यू भी NR। इसी तरीके से M बटे कितना हो जाएगा, NR, क्योंकि M पंक्तियों में इस तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। तो ये हो जाएगा 1/R1 बराबर, सबका हर सेम है, एक हल ले लीजिएगा NR, ऊपर हो जाएगा M। तो जब R1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये NR बटे में कितना आ जाएगा, M। हम ये कह सकते हैं कि जो कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा वो इतना होगा। ठीक है, अतः हम क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। हमने कहा ना धारा निकालने के लिए हमको परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए और कुल विद्युत वाहक बल चाहिए। तो हम निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या निकालेंगे भाई, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो हमने कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाला है तो कुल प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, NR बटे में M, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R आपको दिया गया है। तो ये परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। तब निकालेंगे परिपथ की कुल धारा, तब धारा बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल कितना है तो आप कहेंगे NE बटे में कुल प्रतिरोध परिपथ का वो कितना आया है तो आप कहेंगे NR बटे में M और प्लस का कैपिटल R। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। I बराबर NE बटे में ये हो जाएगा NR प्लस का MR और बटे वाला M ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं M इंटू में N इंटू में E। तो इस क्रम में जो धारा का व्यंजक आ जाएगा वो MNE बटे में NR प्लस MR। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर देखा जाए तो ये धारा का मान भिन्न में है, अंश बटे हर में है, तो किसी भी हर का मान कब बड़ा होता है, जब उसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो धारा के अधिकतम मान के लिए जो NR प्लस MR की वैल्यू होगी ये न्यूनतम होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के अधिकतम मान के लिए, क्योंकि भैया हमने अगर सेलों का संयोजन किया है तो धारा प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए किया है। तो धारा का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, धारा का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए जो हमारा ये नीचे हर है M कैपिटल R प्लस NR का मान क्या होगा भाई, का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होगा। तो मेरी बात समझिए, एक सूत्र होता है, उस सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है A प्लस बी बराबर अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B प्लस 2 रूट AB। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देखो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, A प्लस बी बराबर आपका होता है अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर माइनस का 2 रूट AB। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जब इसका स्क्वायर खोलेंगे A स्क्वायर A हो जाएगा, B स्क्वायर B हो जाएगा, माइनस 2 रूट AB, 2 रूट AB से 2 रूट AB कैंसिल, यही आ जाएगा। हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। A के स्थान पर आपका है MR और B के स्थान पर आपका है N स्मॉल में R। ये हो जाएगा अंडर रूट MR प्लस अंडर रूट NR, ठीक, सॉरी माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का 2 अंडर रूट MN है ना स्मॉल r इंटू में कैपिटल R। AB हो गया 2AB। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, इसका मान अगर हमें न्यूनतम चाहिए तो ये जिसके बराबर है वो सारी वैल्यू न्यूनतम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो तो ये अंडर रूट A माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर किसी भी संख्या पर वर्ग लिखा है तो न्यूनतम मान का मतलब क्या होता है, न्यूनतम मान का मतलब कम से कम वैल्यू, और कम से कम वैल्यू 0 से भी कम वैल्यू निगेटिव होती है। अच्छा निगेटिव वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव अगर कम से कम लेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर करने पर फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कम से कम लेने के लिए, अगर ये कम होगा तभी तो ये कम होगा, इसकी वैल्यू कम लेने के लिए हम निगेटिव वैल्यू तो नहीं ले सकते क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी लेंगे, 0 लेंगे।
ओके। अच्छा इसमें देखिए अंडर रूट ये भी तो इसी में है ना, ये इसके ये दोनों के योग के बराबर ना। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी न्यूनतम होनी चाहिए, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव ले लेंगे तो ये एक आपकी बन जाएगी कैसी संख्या, समृद्ध संख्या बन जाएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी हम निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते और इसमें हम जीरो भी नहीं ले सकते। इस वैल्यू में अगर जीरो ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे हो इसमें किसी की वैल्यू जीरो भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसका मान जीरो होने के लिए किसी एक की वैल्यू जीरो होना जरूरी है और किसी की वैल्यू जीरो यहाँ होगी नहीं। तो अगर इसकी वैल्यू न्यूनतम चाहिए तो हमें इस वैल्यू को क्या दिखाना पड़ेगा, जीरो के बराबर, क्योंकि माइनस संख्या के बराबर नहीं दिखा सकते, क्योंकि माइनस संख्या दिखाएंगे तो वर्ग हो जाएगा। लिखेंगे न्यूनतम वैल्यू के लिए, न्यूनतम मान के लिए ये वैल्यू इसके बराबर है, इसमें इस वैल्यू को अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर के होल स्क्वायर को हमें जीरो के बराबर दिखाना होगा। नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखा सकते क्योंकि वर्ग है, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट एम आर, और ये अंडर रूट एन आर उधर जाएगा, अंडर रूट एन आर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, आई बात को समझ में। इधर रब कर दो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए इसको थोड़ा रब कर देते हैं। अब ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर बराबर है ना, ओ सॉरी कैपिटल स्मॉल एम कैपिटल आर बराबर स्मॉल एन स्मॉल आर। ओके, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बाह्य प्रतिरोध है अगर वो स्मॉल आर, हम कह सकते हैं ये तो देखिए ये तो पंक्तियों की संख्या है और ये नंबर ऑफ सेलों की संख्या है, इसको छोड़िए। कैपिटल आर बराबर कितना है, स्मॉल आर। अर्थात अगर बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है तो जो धारा का मान होगा वो कितना आएगा, अधिकतम आएगा। देखो कैसे, आई बराबर कितना था, एम एन ई था कि नहीं था, बटे में एन आर था। अच्छा एन आर के स्थान पर कितना लिख सकते हो, एम आर आप लिख सकते हो कि नहीं, हमने लिख दिया एम आर और प्लस कितना है एम आर ऑलरेडी पहले से। अब ये आपका कितना हो जाएगा, आई बराबर एम एन ई एम आर कितना हो जाएगा 2mr, एम से एम कैंसिल, आई बराबर कितना होगा एन ई बटे में कितना भाई 2r। तो धारा का अधिकतम मान कितना होगा, एन ई बटे में 2r। अब देखिए हमने कब धारा का मान अधिकतम प्राप्त किया, जब सेल का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है। अर्थात मिश्रित क्रम में धारा का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, तभी धारा की प्रबलता अधिकतम होगी। बात आई कुछ समझ में कि नहीं समझ में आई। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन सीखा और समांतर क्रम में जो कंडीशन बची थी उसको हमने सीखा। हमें उम्मीद है कि छोटी सी क्लास आप सभी को समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। कहीं पर डाउट है वीडियो को दोबारा रिवर्स करो, अगेन देखो कि कहाँ पर गलती हुई। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं हम। जय हिंद, वंदे मातरम।